फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। और जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी पवन सीरीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है कि बाल विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो बाल विकास की कोई एक परिभाषा, आइए फ्रेंड जानते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर आप बाल विकास पढ़ते हो तो एक या दो डिफिनीशन तो याद करना ही होगा, ठीक है। तो बाल विकास की एक परिभाषा जो कि क्रो एवं क्रो के अनुसार, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। अगला जो प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान की जीवन में क्या उपयोगिता है, यानी जो बाल मनोविज्ञान है जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान जो है वो क्या है, प्रशंसनीय है। तो एक बालक का जीवन सुखी हो, समृद्धशाली हो, उसका भविष्य अच्छा हो, तो इसका जो रोल होता है बाल मनोविज्ञान का वो बहुत ज़्यादा है। कि मानव की किस प्रकार की समस्याएं बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित है। तो मानव की किस प्रकार की समस्याएं बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित है। तो बाल विकास के क्षेत्र से मानव की गर्भावस्था से युवा अवस्था तक जो भी समस्या या जो भी जितने भी उससे रिलेटेड होते हैं वो उन समस्याओं को दूर करने से संबंधित होता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि बाल विकास के कोई 4 क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो बाल विकास के कोई 4 क्षेत्र जिसमें बालक और वातावरण, मानसिक प्रक्रियाएं, बालक बालिकाओं का मापन और समायोजन संबंधी समस्याएं। तो ये बाल विकास के 4 क्षेत्र है जिसको आप याद कर सकते हो। बालक और वातावरण, मानसिक प्रक्रियाएं, बालक बालिकाओं का मापन और समायोजन संबंधी समस्याएं। अगला प्रश्न है कि बालक के विकास की गति को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। तो बालक के विकास की गति को शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था जो 5 से 12 या 6 से 12 वर्ष कह सकते हो, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है। तो ये 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है। बालक के विकास की गति को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। तो जन्म से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष, जिसमें जो अवस्थाएं आ जाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला जो प्रश्न है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो फ्रेंड, सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा शैशवा अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवा अवस्था। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था कब से कब तक होती है। तो बाल्यावस्था जो की आयु यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें 5 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष तक भी होता है। अगला जो प्रश्न है कि जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है। तो जीवन का सबसे कठिन काल जो किशोरावस्था है इसको ही माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो शैशवावस्था है और सबसे कठिन काल की जो अवस्था माना जाता है वो किशोरावस्था है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है। तो शैशवावस्था की जो आयु होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। अगला जो प्रश्न है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है,
ये किसका स्टेटमेंट है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मूर्त और अमूर्त दो होते हैं। मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है? तो मूर्त उसे, जैसे कि हमें जो स्पष्ट रूप से देखिए, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष यानी जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। और मूर्त सेम वही, यानी जो हमें दिखाई देता है स्पष्ट रूप से उसे हम मूर्त कहते हैं। और अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं देता है उसे हम अमूर्त या अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो टर्मन ने दिया है कि जो बुद्धि है वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, क्योंकि जो बुद्धि होता है वो हमें स्पष्ट रूप से हम उसके बारे में केवल क्या करते हैं, सोचते हैं, हमें स्पष्ट रूप से दिखाया नहीं जाता है। अगर आपको कॉपी दिखाया जाएगा तभी आप सोचेंगे, ऐसा नहीं है। आप खुद किसी भी टॉपिक के बारे में एक आपके मन दिमाग में इस तरीके से थॉट या सोचने की जो भी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अमूर्त होती है। तो इसलिए जो टर्मन ने स्टेटमेंट दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या है, योग्यता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो टर्मन जी ने दिया है। अगला जो प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 140 या उससे अधिक है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो IQ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का जो IQ होना चाहिए वो 1 से 140 या उससे अधिक होना चाहिए, जो कि आप प्रतिभाशाली के श्रेणी में आएंगे। तो इस तरीके से अगर प्रतिभाशाली पूछे तो 140 या उससे अधिक। अगला जो प्रश्न है कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो अगर हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल IQ की, तो वो जो होता है 90 से 110 के बीच में होता है, ठीक है। नॉर्मल यानी सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि जो होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अल्प बुद्धि यानी कम बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वो मात्र 50 से 70 के बीच में उसका IQ होता है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो वो जो किस श्रेणी में आएगा, तो बहुत ही कम बुद्धि वाला, या आप कह सकते हो अल्प बुद्धि वाला, ठीक है, जिसकी IQ 50 से 70 के बीच में रहता है। अगला जो प्रश्न है कि मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 20 या 25 से 50 के बीच में होता है, जो कि IQ का नाम दिया गया है। जिसका बुद्धि लब्धि 20 या 25 से या 50 के बीच में रहता है उसे मूर्ख बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु, देखिए इस तरीके से निकाला जाता है बुद्धि लब्धि। तो यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है और वास्तविक आय 10 वर्ष है, यानी जो उसका एज है वो क्या है, 10 वर्ष है, लेकिन जो उसका मानसिक यानी वो उसका जो मानसिक विकास है वो कितना तेज है, वो आप देख सकते हो कि मानसिक आयु जो है वो 16 वर्ष के बालक जैसा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मानसिक आयु 16 वर्ष है और वास्तविक जो उसकी अभी आय है वो 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो एक बालक है, ठीक है, यहाँ पे एक बालक है, ये मात्र कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की है, ठीक है, या 10 वर्ष का है, लेकिन जो इसका मानसिक यानी जो इसका IQ है, यानी जो इसका दिमाग चलता है वो 16 वर्ष के बालों को जैसा चलता है, इसलिए यहाँ पे मानसिक आयु 16 वर्ष इसी को कहा जाता है। अब खुद ही आप सोचोगे इसका IQ कितना होगा, 10 वर्ष का है, लेकिन आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो, 10 वर्ष का बालक है और अभी 5th में या 12 इस तरीके से 8 में पढ़ता है, लेकिन वो 12 का क्वेश्चन यानी 12 का सब्जेक्ट या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो इस तरीके से उसका मानसिक आयु जो है वो ज्यादा है। तो अब इसका IQ पता करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वो ये होता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु और गुणे 100, ठीक है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु कितना है उसका, तो 16 है और वास्तविक आयु कितना है, तो 10 है, और मल्टीप्लाई 100। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ इसको काट देंगे, तो यहाँ पर जो आपका IQ आ जाएगा वो 160 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये प्रतिभाशाली, अभी हमने डिस्कस किया 140 से ऊपर होना चाहिए, जो कि प्रतिभाशाली के श्रेणी में आता है, लेकिन आप फिलहाल ये देख सकते हो इसका जो IQ है कितना, 160 है।
तो इस तरीके से बुद्धि लब्धि आप बहुत ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। अगला जो प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, तो इसके 2 वर्ग हैं। पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में मतलब ये कि केवल और केवल एक बच्चों का परीक्षण किया जाता है, लेकिन जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें बहुत सारे बालकों को एक साथ उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक। अगला जो प्रश्न है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार का बुद्धि का परीक्षण किया है। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल ने व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण बुद्धि परीक्षण किया है। अगला जो प्रश्न है कि किसी एक सामूहिक भाषात्मक परीक्षण का नाम बताइए। तो किसी एक सामूहिक भाषात्मक परीक्षण का जो नाम है वो है आर्मी अल्फा टेस्ट। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है। तो किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है, तो शैशवावस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है। और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किसको कहा जाता है, तो शैशवावस्था को ही कहा जाता है। और सबसे कल्पनाशील अवस्था जो होता है वो शैशवावस्था ही होता है। अगला जो प्रश्न है कि किस अवस्था का बालक समूह में रहना अधिक पसंद करता है। तो किशोरावस्था के जो भी बालक होते हैं वो समूह में रहना पसंद करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किस अवस्था को जटिल अवस्था भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपका किशोरावस्था है ये कठिन काल की अवस्था कही जाती है, जो किशोरावस्था है ये जटिल अवस्था भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ किशोरावस्था को जीवन की सबसे जटिल अवस्था कहा गया है। अगला जो प्रश्न है कि संवेदनशील अवस्था को पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है। तो संवेदनशील अवस्थाओं को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। अगला जो प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी है। तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं जिसमें संवेदनशील अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये क्या है, मुख्य 4 अवस्थाएं हैं जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से रिलेट करके। अगला जो प्रश्न है कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था को किस नाम से पुकारते हैं। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रिया अवस्था के नाम से पुकारते हैं। अगला जो प्रश्न है कि संवेग के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो संवेग के मुख्य 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला जो आता है क्रोध, दूसरा भय, तीसरा प्रेम। तो ये संवेग के मुख्य प्रकार है। अगला जो प्रश्न है कि बच्चे का समायोजन किस आयु में अच्छा होता है। तो 5 वर्ष की आयु में बच्चे का समायोजन बहुत ही अच्छा होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बच्चे का समायोजन किस आयु में अच्छा होता है। तो 5 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो उस अवस्था में उसका समायोजन बहुत ही अच्छा होता है। अगला प्रश्न है कि भाषा विकास का कोई एक दोष बताइए। तो भाषा विकास का एक दोष जिसमें नाम आता है ध्वनि दोष। अगला जो प्रश्न है कि भाषा किसके द्वारा सीखी जा सकती है। तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु क्या प्रतिक्रिया करता है। तो जन्म के समय शिशु क्या करता है, आपने देखा ही होगा, आपके घर मतलब छोटे छोटे जरूर बच्चे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी जब जन्म होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, रोता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि 2 वर्ष के बालक को शब्दों का कितना ज्ञान होता है। तो 2 वर्ष के बालक होते हैं उनको जो शब्दों का ज्ञान होता है वो 212 शब्दों का ज्ञान होता है। अंग्रेजी के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है वो है व्यक्तित्व। यूनानी भाषा के पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यूनानी भाषा के पर्सोना का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है नकाब। अगला जो प्रश्न है कि व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा में रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है।
अगला जो प्रश्न है कि व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 2 भागों में विभक्त किया गया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक और आ जाता है उभयमुखी। लेकिन महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो 2 ही होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो उभयमुखी होता है वो दोनों ही इसमें आ जाते हैं, अंतर्मुखी भी आ जाता है और बहिर्मुखी भी आ जाता है। अगला जो प्रश्न है कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटा। व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, तो व्यक्तित्व मापन की विधियां 3 विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि। समायोजन क्या है? जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्म पुष्टि के लिए करता है तो इसे ही समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियां बताइए। तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियां, जिसमें व्यक्तिगत निदान विधि और दूसरा मनोविश्लेषण विधि। अगला जो प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता किस कारण है। तो आज शिक्षा बाल केंद्रित है और वर्तमान में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है और बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अगला जो प्रश्न है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक वंशानुक्रम और बालक का भोजन। अगला जो प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये जितने भी प्रश्न हैं इजीली तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अब क्लासेस की जो टाइमिंग रहती है वो अब फर्स्ट सेमेस्टर की ज़्यादातर क्लासेस चलाई जा रही है, जो कि आप सभी का ही कहना था कि जो भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था सब कुछ भूल गया है, तो रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। ठीक है, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे और 10 बजे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चलती है और सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस चलती है वो मात्र केवल 9 बजे, यानी हर एक सब्जेक्ट का हम बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।